Hi everyone, welcome back again. Let's start titration. और हम सब जानते हैं कि थ्री डिफरेंट टाइप्स की टाइट्रेशंस होती हैं, एसिड बेस, रीडॉक्स एंड आयरोमेट्रिक, और हमें तीनों का फॉर्मेट कवर करना है इसमें। ठीक है। आई पर्सनली फील के मैं फॉर्मेट तो ऑब्वियसली कवर करके दे दूंगा, लेकिन ये फॉर्मेट आपको उस वक्त ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आएगा जब आप इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पेपर 5 से करेंगे। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि ब्रीफिंग देते वक्त इतनी ज्यादा हम एक्सप्लेन बच्चों को नहीं कर सकते, या पॉसिबल नहीं होता ये सारी चीजें कवर करना। आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, बट अगेन आई रिकमेंड यू कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एसिड बेस टाइट्रेशन। which is also called acid alkali titration. ये जो एसिड एल्कली टाइट्रेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके दो फॉर्मेट्स हो सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मेट्स मैंने एक्चुअली A2 की थ्योरी में आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए मैं आपको। A1 की और A1 और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टाइट्रेशन कर्व्स हैं उसमें भी एक्सप्लेन किए मैं, लेकिन क्योंकि मैं ब्रीफ कर रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ कॉनिकल फ्लास्क यूज होगी, और ब्यूरेट यूज होगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि कॉनिकल फ्लास्क में आप HCl ले लीजिए और ब्यूरेट में NaOH। ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप इंडिकेटर यूज करेंगे, सो आप इंडिकेटर जो है वो फिनोल्फथालीन भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज यूज कर लेता हूँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई सजेस्ट कि मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी एक्सप्लेनेशन के लिए। चलें यहाँ पर करते हैं। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा तो इन एसिड रेड कलर नजर आएगा, इन येलो, माय बैड, इन एल्कली येलो कलर नजर आएगा। इसका मतलब एंड पॉइंट आपके पास होगा फ्रॉम रेड टू येलो। ये इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जो कि आप एग्जामिनर आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप NaOH ले सकते हैं, प्यूरिट में आप HCl ले सकते हैं, ऑब्वियसली इंडिकेटर हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर लेते हैं, और हम सब जानते हैं कि एसिड के अंदर रेड, एल्कली के अंदर येलो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस टाइम एंड पॉइंट वुड बी फ्रॉम येलो टू रेड। सही है। अब ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी गिवन होती है पेपर के अंदर, मैंने दोनों बता दी आपको। पर दोनों में फर्क क्या होगा? अगर मैं एएस को A2 से, ये तो एएस है, ठीक है, अब मैं इसको A2 से लिंक करूंगा तो इसमें आते हैं टाइट्रेशन कर्व्स। तो जब आप टाइट्रेशन कर्व इसका जनरेट करेंगे, मान लीजिए वाई एक्सिस पे पीएच है और मान लीजिए एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है,
तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ NaOH ले लेते हैं, चले यहाँ पर, तो अगर हम टाइट्रेशन कर्व इसका देखेंगे तो वो कुछ इस शेप का बनेगा, राइट। और ये जो डॉटेड लाइन है ये वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। लेकिन अगर मैं सेकंड फॉर्मेट का टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करके देना चाहूं तो वाई एक्सिस पे पीएच रखिए और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ HCl, तो टाइट्रेशन कर्व जो है उसकी शेप फ्लिप हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ये फर्क होता है बस, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। एंड बाय द वे हम ये दोनों कवर कर चुके हैं क्लास के अंदर, A2 की ना, एक्सपेर आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए कि A से A2 में कनेक्शन कैसे बनता है। बहरहाल हम एसिड एल्कली टाइट्रेशन के लिए एक प्लान आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और इन दोनों में से कोई एक प्लान डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट लाइकली शायद मैं इस प्लान को फॉलो करूं, ठीक है। तो हम प्लान की तरफ चलते हैं। तो टेक्निकली मेरा ऑब्जेक्टिव है प्लान एन एक्सपेरिमेंट in which 20 cm cube of 0.1 molar HCl is reacted with 25 cm cube of NaOH using a suitable indicator. Calculate the concentration of NaOH. Calculate the concentration of NaOH. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा प्लान है, और इस प्लान को मैंने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहां से मुझे एपरेटस चाहिए होगा, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो मैं कोर इक्विपमेंट्स लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, मुझे ब्यूरेट चाहिए, मुझे पिपेट चाहिए, ठीक है। क्लैंप्स चाहिए ब्यूरेट को लगाने के लिए, आयरन स्टैंड चाहिए जिसको आप हीट वाटर स्टैंड भी कहते हैं, व्हाइट टाइल चाहिए मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर जिस बॉटल के अंदर होता है उसको वॉश बॉटल कहते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है। बीकर भी चाहिए, ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन डालने के लिए फनल भी चाहिए, सही है। ये सारी चीजें मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, व्हाइट टाइल। बाकी डिस्टिल वाटर वगैरह तो हमें चाहिए होता है, इसके बगैर तो हम टाइट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जहां इतना लिखा है वहां भी लिख देते हैं, वॉश बॉटल विद डिस्टिल वाटर, सही है। पहली बात, मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है HCl का, इसका मतलब HCl हैज टू बी इन द कॉनिकल फ्लास्क, क्योंकि जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम नोन होता है वो हमेशा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर होता है। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है क्लास के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर था, टाइट्रेशन कर्व्स थे, उसमें बताई है मैंने बात।
सो कॉनिकल फ्लास्क में टेक्निकली 20 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³, जिसको मैंने मोलर भी लिखा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। HCl प्लेस करूंगा, ठीक है। ब्यूरिट में मैं फिल करूंगा विद NaOH। ओके, बाय द वे मैं आपको एपरेटस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉनिकल फ्लास्क जो है वो डिस्टिल वाटर से वॉश होती है, रिंस नहीं होती। ब्यूरिट पहले वॉश होगी और फिर NaOH से रिंस होगी, क्योंकि हम इसमें NaOH ले रहे हैं। पिपेट पहले वॉश होगी, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश होगी, उसके बाद रिंस होगी, और रिंस जो है वो HCl से होगी, क्योंकि हम HCl जो है वो पिपेट से यूज करेंगे। बाय द वे आप इसमें पिपेट फिलर भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप माउथ पिपेटिंग ना कर सकें, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट में ये हो गया। व्हाइट टाइल है हमारे पास, इसमें इंडिकेटर ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज इंडिकेटर में ऐड कर रहा हूँ इसमें मिथाइल ऑरेंज। यू कैन यूज फिनोल्फिन ऑल्सो, बट मैंने मिथाइल ऑरेंज प्रीवियस पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उसी को लेके चलते हैं आगे। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज सही है। इसमें एपरेटस हमने सबसे पहले असेंबल किया। एपरेटस के बाद अब हमारे पास सेकंड है, और याद रखिएगा कि यार ये जो इंडिकेटर है ना, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड होते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पास है कि हम टाइट्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आई ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज। सो मैं कॉनिकल फ्लास्क को व्हाइट टाइल पे प्लेस करूंगा। प्लेस अ कॉनिकल फ्लास्क ऑन अ व्हाइट टाइल under the burette। NaOH जो है वो ब्यूरेट के अंदर है, तो स्लोली NaOH को ऐड करूंगा फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। Add NaOH from the burette into the conical flask। और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं फ्लास्क को स्विल करूं टू मिक्स द कंटेंट वेल। सो इंश्योर स्विलिंग। जैसी एंड पॉइंट रीच होगा, यानी ये वाली ऑब्जर्वेशन, जैसी परमानेंट येलो कलर ऑब्जर्व होगा, वी नीड टू स्टॉप एडिंग NaOH। Stop adding NaOH when the permanent color change is observed। ठीक है, आप नोट करें, मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम गिवन, ठीक है। ये मेरी टाइट्रेशन हो गई। टाइट्रेशन के बाद मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड करूंगा, और रीडिंग्स रिकॉर्ड करने के लिए हम चार्ट बना लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास होता है रफ टाइटर, फिर हमारे पास होती है फर्स्ट टाइट्रेशन, फिर हमारे पास होती है सेकंड टाइट्रेशन, फिर हमारे पास होती है थर्ड टाइट्रेशन। ये मैं आइडिया थ्रो कर रहा हूँ, फोर्थ टाइट्रेशन तक भी जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइट्रेशन है, फिर सेकंड टाइट्रेशन, फिर थर्ड टाइट्रेशन। सो सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है ना, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग होती है। ये हमारी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग है इन सी एम क्यू। ये हमारे पास इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है इन सी एम क्यू। और फिर आपके पास मीन टाइटर आ जाता है। मीन टाइटर वैल्यू इन सी एम क्यू। और फिर बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट होते हैं आपके पास, जिनको आप कंकॉर्डेंट रीडिंग्स भी कहते हैं, जो कि 0.1 सी एम क्यू के डिफरेंस से होती है। बेस्ट टाइटर इन सी एम क्यू। ओके। और फिर आप बेस्ट राइटर का एवरेज लेते हैं, और ये सारी चीजें आएंगी पेपर के अंदर, और बच्चों से ये बनवाई भी जाती हैं समटाइम्स। ठीक है, ये हमारा डेटा रिकॉर्ड हो गया। हम बात करते हैं अब कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं नाम दे देता हूँ रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स। माय बैड, होल्ड ऑन, स्पेस जो है वो शॉर्टर पड़ रही है मुझे। एनीवे यहाँ कर लेते हैं। ये रिजल्ट्स की रिकॉर्डिंग हो गई। रिजल्ट्स की रिकॉर्डिंग के बाद लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेशन। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन में स्टेप नंबर वन, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करूंगा। सो मेरे पास वॉल्यूम है 20 सी एम क्यूब और कंसंट्रेशन है 0.1। सो 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। सो मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे आपके पास 20 इंटू 0.1, 2 इंटू 10 to the power 3 मोल्स। जो मोल्स ऑफ HCl हैं वही मोल्स ऑफ NaOH होंगे, बिकॉज रेशियो सेम है। सही है, वॉल्यूम गिवन है। तो जो वॉल्यूम गिवन है वो आई बिलीव 25 सी एम क्यूब है। इसका मतलब 25 सी एम क्यूब में NaOH के हमारे पास मोल्स हैं 2 into 10 to the power - 3 moles, right? We need to find out the concentration, and so that we need to compare it with 1000. सही है, तो concentration of NaOH आपके पास आ जाएगा यहां से। Let me check. Into 1000 divided by 25. So it's going to be 0.08 mole per dm cube. अच्छा, मेरी बात गौर से सुने। मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके दिखाई है आपको, है ना? और मैंने अपना जो लेक्चर आपको दिया था थ्योरी का, पेपर 4 की एक्सप्लेनेशन के वक्त, वहां उस वक्त मैंने ये वॉल्यूम डिटरमिन करके दिखाया था। सो अब आपके पास दोनों फॉर्मेट्स हो गए, यानी वॉल्यूम का कैसे डिटरमिन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, वो बताया मैंने आपको टाइट्रेशन कर्व्स के टॉपिक में। और आज मैंने कॉन्सेंट्रेशन से भी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे कैलकुलेशन करोगे अगर कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कह दे एग्जामिनर तो। सही है जी, तो ये आपके पास आ गया कैलकुलेशन का पार्ट। जाहिर सी बात है, हम एसिड और एल्कलीज को डील कर रहे हैं, तो सेफ्टी हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि जी,
आप HCl यूज कर रहे हैं, NaOH यूज कर रहे हैं, दोनों कोरोसिव हैं। HCl and NaOH both are corrosive. So wear lab coat, goggles, and nitrile gloves. नाइट्राइल ग्लव्स को हम केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी कहते हैं। ओके। दूसरा, जो मिथाइल ऑरेंज है वो फ्लेमेबल होता है, which is why we need to keep it away from flame. या अगर आप नॉफ्लीन इंडिकेटर यूज करें तो वो भी फ्लेमेबल होता है, उसको भी आपने फ्लेम से दूर रखना है। So keep it away from flame. All right. इसके अलावा पिपेट फिलर यूज करेंगे। टू अवॉइड माउथ पिपेटिंग। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वेल वेंटिलेटेड एरिया में परफॉर्म करेंगे, तो वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और भी बतानी है। मैंने मैंने यहाँ लिखा भी था, ये देखो यहाँ लिखा है कि इंश्योर स्विरलिंग। भाई स्विरलिंग क्यों जरूरी है? सो यहाँ लिख देते हैं एडवांटेज ऑफ स्विरलिंग। स्विरलिंग का सबसे पहला एडवांटेज, यूनिफॉर्म रिएक्शन को प्रमोट करता है। यानी प्रॉपर मिक्सिंग होती है और फिर रिएक्शन होता है। दूसरी बात, एंड पॉइंट की जो डिटेक्शन है वो बहुत एक्यूरेट हो जाती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोमोट एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है। जब आप मिक्सिंग बहुत थॉरली करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो फिर आप एक्सेस NaOH को ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से जो एक्यूरेसी होती है टाइट्रेशन की वो इम्प्रूव हो जाती है। सो इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ टाइट्रेशन। एंड ऑब्वियसली अगर आप स्विल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर अनोमलस पॉइंट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और फिर अनोमलस पॉइंट्स की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि मिक्सिंग सही नहीं हुई, या आपने उसको कम ऐड किया, या कॉन्सेंट्रेशन कम थी, कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है आपसे। ओके।
तो जनाब ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का प्लान था पूरा का पूरा, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें से कुछ भी चीज पूछी जा सकती है एग्जामिनर से, एग्जामिनर के एंड से आपसे, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, गुड। अब हम एसिड एल्कली टाइट्रेशन कर लिए हमने, तो oops, हम अब रिडॉक्स टाइट्रेशन की तरफ चलते हैं। That's kind of a रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए दो चीजें हो सकती हैं हमारे पास, और यहाँ पर भी हम प्यूरिट और पिपेट से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे। लेट मी गेट दिस अगेन। Ouch. Why I can't get the screenshot? Yes. चल, redox टाइट्रेशन में भी हम यही एपरेटस यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, ये कोर एपरेटस है हमारा, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। लेकिन रीडॉक्स टाइट्रेशन के लिए जनरली हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। दो फॉर्मेट्स, बल्कि इस तरह से ना करना चाहिए, दो बन सकते हैं हमारे पास फॉर्मेट्स। सो पहला फॉर्मेट तो ये है कि आपके पास KMnO4 हो, यानी पोटेशियम मैग्नेट 7, और दूसरा आयरन 2 सल्फेट हो, विच इज FeSO4। सही। और दूसरा फॉर्मेट ये है कि आपके पास KMnO4 हो, और दूसरा फॉर्मेट है कि आपके पास हो H2C2O4। तो यहां से एक बात और पता चली कि जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात होगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो याद रखिएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आयरन 2 सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिख देते हैं यहां पर हम, बल्कि हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हमें बीच में लिखना चाहिए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये कि कर लेंगे काम। बिकॉज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जाहिर सी बात है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये दो फॉर्मेट्स हमारे पास हैं। इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन होता है यूजुअली। मैंने आपको दोनों बता दिए, लेकिन दोनों की खास बात क्या होगी वो देख लो अब। खास बात बॉस ये है कि कॉनिकल फ्लास्क में आप हमेशा FeSO4 लेंगे, या फिर इथेन डायोइक एसिड विच इज H2C2O4। ठीक है। दूसरा, ब्यूरेट में आपके पास KMnO4 यूज होगा। ठीक है। तीसरी चीज, हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे इन कॉनिकल फ्लास्क इन स्पेसिफिक अमाउंट। रीजन दूंगा मैं आगे चल के कि ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम कोई इंडिकेटर यूज करेंगे? हम इस टाइट्रेशन में कभी भी कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते। नो इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज KMnO4 itself is used as an indicator. No indicator because KMnO4 is used as a self indicator. आप ये भी कह सकते हैं
कि भाई कॉनिकल फ्लास्क में क्योंकि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो उन रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं, ठीक है। चाहे ये लें तब भी ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4, चाहे कॉनिकल फ्लास्क में ये लें तब भी। अच्छा, अब अगर ये है तो कलर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, ये है तो कलर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मसला होगा, ये थोड़ा सा मसला है। मैं यहाँ कलर ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ आपको। यहाँ जो कलर ऑब्जर्वेशन है वो, बल्कि कलर ऑब्जर्वेशन दोनों में सेम ही रख देता हूँ, चलें क्या याद करेंगे आप, दोनों में सेम रख देते हैं। एंड पॉइंट के लिए दोनों की जो कलर ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, दैट इज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। सही है जी। अब यार एग्जामिनर जो है ना वो कभी कभार मैनेज करता है चीजें, मुख्तलिफ कर देता है, तो समटाइम्स कलरलेस टू पिंक नहीं होगा तो ग्रीन समथिंग लाइक टू पिंक होगा, ठीक है। बट वो बहुत रेयर होता है, मतलब अगर 100 एक्सपेरिमेंट है तो किसी एक में एग्जामिनर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, अदरवाइज तो कलर 99% केसेस में कलरलेस टू पिंक ही चलता है, ठीक है। सो आप ये यूज करें या ये यूज करें, कलरलेस टू पिंक होगा। और आप ये सोचोगे कि भाई FeSO4 तो ग्रीन होता है, तो ये कलरलेस कैसे हो गया? तो मेरा जवाब कि भाई FeSO4 जो है वो ग्रीन होता है, जब आप उसमें H2SO4 ऐड करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। सो टेक्निकली जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एएस का, तब भी आपको यही नजर आया होगा कि आपने कॉनिकल फ्लास्क में FeSO4 लिया 25 cm3, उसमें 25 cm3 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, जैसे ऐड किया वो कलरलेस हो गया। आपने ब्यूरेट में KMnO4 लिया, टाइट्रेशन करी, तो पता चला जो कॉनिकल फ्लास्क का कलर है वो कलरलेस से पिंक हुआ। इसलिए कलरलेस टू पिंक होती है ऑब्जर्वेशन, और ये तो होता ही कलरलेस है, ठीक है। इसके लिए भी ऐसे ही होगा। सो जनाब, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन की ब्रीफिंग थी। कितने अंदाज से पूछा जा सकता है, अगर पूछ रहा है तो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? ऑब्वियसली एक प्लान करते हैं, प्लानिंग जरूरी है, और प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव भी जरूरी होगा हमारा। गॉड, ओके। चलें तो फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा प्लान है ये। इसको हम एग्जैक्टली प्लान के तौर पे लेंगे। प्लान एन एक्सपेरिमेंट in which 25 cm cube of 0.1 molar FeSO4 uh, is reacted with um, 20 cm cube of KMnO4. Calculate the concentration of KMnO4 which is potassium magnate 7। अच्छा, मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर, वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ कंसंट्रेशन दे दे और आपसे वॉल्यूम कैलकुलेट करवा ले, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई KMnO4 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दे दे, FeSO4 का वॉल्यूम दे दे, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवाए, और कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवा के कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब कैलकुलेट करवा ले। वो एग्जामिनर के ऊपर है, विच इज वाई मैंने इनिशियली आपको कहा था कि मैं प्लान दे रहा हूं आपको, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं, और मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस प्लान के बाद आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें, जितने भी पेपर 5 मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, उनमें कैलकुलेशन का एरिया कवर हुआ है, और वो कवर करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव के बाद हमने क्या रखा था यहाँ पर जनाब? एपरेटस रखा था। चलें, एपरेटस तो बहुत आसान है।
एप्रेटस में हमारे पास सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क है। आई थिंक एप्रेटस तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगी। जस्ट सेव द टाइम। आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई देखें, एप्रेटस सेम ही है ऑलमोस्ट, तो एक चीज की एडिशन होगी यहाँ पर। मेरे ख्याल से तो कोई एडिशन नहीं है। नहीं, एक चीज की एडिशन करूंगा मैं, और वो है मेजरिंग सिलेंडर। हाँ जी, मेजरिंग सिलेंडर क्यों ले रहा हूँ? मेजरिंग सिलेंडर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेजरिंग सिलेंडर डाइल्यूट H2SO4 को मेजर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। डाइल्यूट H2SO4 को 25 cm³ मैंने कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करना है, तो जाहिर सी बात है उसको मेजर करने के लिए मैं मेजरिंग सिलेंडर तो यूज करूंगा ना। सो ये एक छोटा सा मैंने चेंज किया है, बाकी तो बाकी चीजें ठीक हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि एसिड एल्कली रिएक्शन तो बहुत आसान था, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पर ज्यादा उस पर बात नहीं की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि रीडॉक्स रिएक्शन है तो यहाँ पर इक्वेशंस बहुत मैटर करेंगी हमारे लिए। तो पहली तो बात ये कि आपके पास MnO4 नेगेटिव है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स, अगर यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लेता हूँ। अगर यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो मैं यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है +7। कैसे? ये 8 प्लस और ये -1 +7, और यहाँ पर चार्ज है +2। तो इस +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए आई विल यूज 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जाहिर सी बात है आयरन 2 आइंस हैं आपके पास। MnO4 नेगेटिव आइंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या आयरन 2 आइंस को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 आइंस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो ऑब्वियसली अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे, एंड आई विल गेट माय ओवरऑल इक्वेशन नाउ। ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास होगी MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 प्लस एरो 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब नोट करें, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है +17 और यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज है +17, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, इसका मतलब ये ओवरऑल इक्वेशन भी मेरी बैलेंस है। अक्सर आपने क्वेश्चन में ओ लेवल्स एटीपी में, थ्योरी में, एएस के प्रैक्टिकल्स में, एएस की थ्योरी में सुना होगा एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। तो वो जो एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट होता था, उसका मतलब ये था कि इस FeSO4 में एसिड ऐड हुआ है, और आज आपको पता चला है वो एसिड कौन सा है, H2SO4। और उस H2SO4 को मैं इक्वेशन में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H प्लस साइन से। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट है, या एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 आयंस है। ठीक है, ओके। यहाँ से एक बात और पता चल गई कि ये 1 मोल है और ये 5 मोल है, तो इन दोनों के दरमियान रेशो 1:5 का होता है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स एग्जामिनर आपसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, समटाइम्स खुद से दे देते हैं। आपको बहरहाल मैंने सिखा दिया कि कैसे काम करना है। वैसे ये एक्सप्लेनेशन मैंने एएस में भी दी हुई है, A2 में भी दी हुई थी आपको। इक्वेशन के बाद हमारे पास टाइट्रेशन है, और एसिडिफिकेशन भी तो है ना, एसिडिफाई कर रहा हूँ। सो भाई एसिडिफाई क्यों कर रहे हैं? तकरीबन 20 से 25 cm³ H2SO4 ऐड किया जाता है इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। ये रेंज वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। H20 to 25 cm³ of H2SO4
into the conical flask. ठीक है, और हम H2SO4 इसलिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि MnO2 की फॉर्मेशन यानी मैग्नीज फोर ऑक्साइड की फॉर्मेशन को रोका जा सके। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ MnO2। जाहिर सी बात है, अगर MnO2 बन जाएगा तो ये भी ब्राउन होता है, तो आपको एंड पॉइंट का जो कलर है वो नजर नहीं आएगा, शार्प कलर एंड पॉइंट नहीं मिलेगा इसकी वजह से। तो इसकी फॉर्मे और इसकी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है अगर मैं एल्कली यूज कर लूं। तो H2SO4 यूज करने का मकसद ये होता है ताकि मैं इसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकूं और Mn2 प्लस आइंस बन जाए इंस्टेड ऑफ MnO2। बात समझ में आई कि क्यों ये यूज किया जाता है, एसिडिफिकेशन क्यों यूज करते हैं, ये रीजन पता चल गया आज आपको। एक और, टाइट्रेशन कैसे करेंगे? तो टाइट्रेशन तो यार सीधी सी बात है, वही है जो एसिड एल्कली में की थी हमने, नथिंग न्यू इन दैट। सबसे पहला, place a conical flask on a white tile under the burette, तो याद रखिएगा कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास क्या है, FeSO4 या फिर H2C2O4। तो दिस टाइम FeSO4 है हमारे पास। ठीक है, याद रखिएगा। Add 25 cm cube of H2SO4 in a conical flask, then slowly add potassium magnate 7 from the burette into the conical flask containing FeSO4। ठीक है, stop adding KMnO4 until permanent color change is observed। और वो कलर चेंज आपको पता है क्या था? ठीक है ना। मुझे ऑब्वियसली डेटा डिटरमिन करना है, सो ये देख लेते हैं। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये देख लेते हैं, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं कि ये यूज करता है एग्जामिनर बहुत ज्यादा। तो अब हमारे पास है रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ गए।
ऑल राइट। रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स के बाद हमारे पास कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, स्टेप नंबर 1। हम सबसे पहले मोल्स ऑफ FeSO4 डिटरमिन करते हैं। हमारे पास क्या था? वॉल्यूम 25.1, 25 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। एंड आई थिंक ये 2.5 इंटू 10⁻³ होंगे, जहां तक मेरा अपना आइडिया। यस, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। हम सब जानते हैं कि MnO4 नेगेटिव और Fe2+ के दरमियान 1:5 का रेशियो है। तो अगर आपने 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, सो मोल्स ऑफ KMnO4 यानी मोल्स ऑफ मैग्नेट आयंस कितने हो जाएंगे? Divided by 5 is going to be 5 into 10⁻⁴ moles. ये जो मोल्स आपने डिटरमिन किए हैं, ये टेक्निकली आपने आई थिंक 25 cm³ में कैलकुलेट किए थे, 20 cm³ में, राइट? सो अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो 1000 cm³ से कंपेयर कर दीजिए, तो 25 cm³ ऑफ मैग्नेट 7 आयंस हैज 5 into 10⁻⁴ moles. सो अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा, और अगर मैं 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा, सो आई एम गोना गेट व्हाट? डिवाइडेड बाय 20। ओके, 0.025। तो concentration of magnet 7 ions is going to be 0.025 मोल पर dm³, जिसको हम मोलर भी कह सकते हैं। ठीक है जनाब, ये आपकी कैलकुलेशन का क्राइटेरिया होगा। और मैंने कहा है कि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वास्ट है, इस पे एग्जामिनर कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, और कोई भी चीज पूछ सकते हैं, विच इज वाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पेपर 5 की। इसके बाद सेफ्टी हैजर्ड्स। एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, सेफ्टी हैजर्ड में सबसे पहला है आपके पास KMnO4। ठीक है, स्किन एंड आई इरिटेशन कॉज करता है। अगर आई इरिटेशन है तो इसका मतलब गॉगल्स पहनने होंगे आपको। ठीक है, जो आपके पास FeSO4 है, दैट इज आयरन टू सल्फेट, ये हार्मफुल होता है इफ इंजेस्टेड। वैसे स्किन, ये भी स्किन और आई इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, और H2SO4 तो आपको पता है कोरोसिव है। सही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये कह सकता हूं कि आपको लैब कोट पहनना चाहिए। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। लैब कोट
गॉगल्स और केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, जिनको हम नाइट्राइल ग्लव्स भी कहते हैं। ठीक है जी। ठीक, ये हमारे सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड सारे यूज हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एडवांटेज ऑफ स्विरलिंग किया है, यही एडवांटेज ऑफ स्विरलिंग वहां पर भी होगा सेम, क्योंकि जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं स्विरल तो करते ही करते हैं, उसके बगैर तो हो नहीं सकती। ठीक है, सो ये हमारा एडवांट नेक्स्ट हो गया। एडवांटेज स्विरलिंग। ठीक है, so that's the end of this redox titration also. I hope it makes sense to you. Let me get 5 minutes of break and then I'll start again. ठीक है, welcome back again, and let's start the third type of titration, which is called iodometric titration. ओके, iodometric titration के भी दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वर्किंग करने के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेन हैं। सबसे पहला, सोडियम थायोसल्फेट यूज करेंगे हम, Na2S2O3। यहां पर भी हम सोडियम थायोसल्फेट यूज करेंगे, Na2S2O3। यहां पर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करेंगे, जबकि यहां पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 यूज करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड, यहां पर भी हम यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। एसिडिफिकेशन के लिए यहां पर हम यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहां पर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे H2SO4। ओके, थर्ड एस्पेक्ट ये है कि आप H2O2 जो है मैग्नेटाइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहां पर भी स्टार्च यूज करेंगे और हम यहां पर भी स्टार्च यूज करेंगे। और ये जो स्टार्च होता है ये एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है, इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका जो एंड पॉइंट वो बहुत शार्प मिले। अगर आपने ये पुराना यूज किया तो ऑब्वियसली आपको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट जी। अगेन ये भी एक रीडॉक्स टाइट्रेशन है। सोडियम थायोसल्फेट ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास। कॉपर सल्फेट इन एंड H2O2 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप बोलेंगे कॉपर सल्फेट क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि कॉपर आयंस अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमने डिस्कशन ये की थी थ्योरी में कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मेटल आयंस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। पोटेशियम आयोडाइड हम आयोडीन लिबरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका फंक्शन होगा कि ये आयोडीन लिबरेट करे। H2SO4 फॉर एसिडिफिकेशन यूज कर रहे हैं। और स्टार जो है वो एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। ये किस स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये भी बहुत मैटर करेगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। सही है, अब जाहिर सी बात है मैं इन दोनों में से कोई एक ले सकता हूँ, कोई एक। सो मैं टेक्निकली इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, एग्जामिनर इन दोनों में से कोई भी देंगे, मैं प्लान करने के लिए ये यूज कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये तो हो गए वो केमिकल्स, वो रिक्वायरमेंट मेरी जो कि मैंने यूज करने हैं। मैं फॉर्मेट देख लूं बिकॉज मुझे याद तो कुछ भी नहीं रहता। ओके, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में क्या आएगा। कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास दिस टाइम कॉपर सल्फेट होगा, प्लस H2SO4 होगा एसिडिफिकेशन के लिए, प्लस पोटेशियम आयोडाइड होगा। ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्टार्च इंडिकेटर भी यही होगा, बट स्टार्च इंडिकेटर होगा लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे ऐड होगा, स्टार्ट में ऐड नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉनिकल फ्लास्क में ये सारी चीजें होंगी, ये एक सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर ऐड होगा, स्टार्ट में नहीं होगा ये कभी भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो ब्यूरेट है आपके पास, उसमें सोडियम थायोसल्फेट होगा विच इज Na2S2O3। जो इंडिकेटर का कलर है, the starch shows blue black color. Before titration, right? I mean एक certain point के ऊपर, not before titration, एक certain point के ऊपर blue black color देगा, and after the reaction it turns into colorless. यानी ब्लू ब्लैक टू कलरलेस की ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, तो आपने टाइट्रेशन रोक देनी है, स्टॉप कर देनी है। ठीक है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास केमिकल्स कौन से हैं, इक्विपमेंट्स कौन से हैं, कौन से इक्विपमेंट में क्या जाएगा। ठीक है, तो लेट मी चेक। चलें, ऑब्जेक्टिव एपरेटस इक्वेशन ये सब देखनी है हमने। ऑब्जेक्टिव देखिए, मुझे याद तो कुछ भी नहीं होता, मैं सिर्फ और सिर्फ सोचता हूँ और सोच के फिर लिख देता हूँ, और यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे के पूरे फॉर्मेट के अंदर, विच इज वाई मैं बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ये फीलिंग ना आए कि यार सर ने क्यों पहले तो लिखा भी क्यों मिस कर दिया है। ठीक है, विच इज वाई आई एम चेकिंग अगेन एंड अगेन। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये है टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट in which 20 cm cube of copper sulfate is reacting with 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate using a starch indicator. On the basis of that, calculate the concentration of मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, एग्जामिनर मास भी ले सकता है, मोल्स भी कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, बट मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर आयंस बोले या कॉपर सल्फेट बोले, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, ये मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रीफ लिखा है। ठीक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड वगैरह सारी चीजों की एडिशन हो। एपरेटस की बात कर लेते हैं।
सो एपरेटस ऑब्वियसली आपके पास सेम रहेगा, यानी मेजरिंग सिलेंडर भी यूज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को मेजर करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को मेजर करने के साथ साथ इस केस में मुझे पोटेशियम आयोडाइड को भी तो मेजर करना है ना, उसके लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। तो ये आपका कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, व्हाइट टाइल, वॉश डिस्टिल मेजरिंग सिलेंडर, ये सब आ गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एपरेटस के बाद आपके पास क्या था? इक्वेशन। यस, इक्वेशन के बाद आपके पास एसिडिफिकेशन थी। इक्वेशन थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। बहुत समझदारी से सुनेंगे आप बात। मेरे पास कॉपर आयंस हैं, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे तो आप जानते हैं आयोडाइड आयंस विल सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर वन आयंस में, यानी खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस में। जाहिर बात है चार्ज बैलेंस करना है मुझे। सो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ, तो ये 4 माइनस होगा। यहाँ 2 करता हूँ तो ये 4 प्लस, एंड 4 माइनस बिकम 0। जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अगर 2 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, ओके 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 ओके, सो मैं बेसिकली इसको कॉपर आयोडाइड बना देता हूँ। सही है, ये 2 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टोटल आयोडीन कितने हो गए? 4। यहाँ पर कॉपर 2, यहाँ पर कॉपर 2, यहाँ पर आयोडाइड 4, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। यहाँ पर भी चार्ज कितना हो गया? 0, और यहाँ पर भी चार्ज कितना हो गया? 0। बाय द वे ये इक्वेशन आपने मुझसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री ऑफ कॉपर में पढ़ी है, राइट? और मैंने आपको वहां ये बताया था कि जब ये रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आपको इसमें ब्राउन सोल्यूशन मिलता है, अगर आपको याद हो, और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी मिलते हैं। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो इस कॉपर वन आयोडाइड के हैं। जब कॉपर वन आयोडाइड आ जाएगा और आप इस पूरे के पूरे मिक्सचर को सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये पूरे एक्सपेरिमेंट में कहीं, पूरे टाइट्रेशन में कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है? ये एज इट इज रहेगा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। सो मेरी सेकंड जो इक्वेशन होगी वो ये है, आयोडीन इज रिएक्टिंग विद सोडियम थायोसल्फेट। मैंने A1 केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि आयोडीन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। So whenever iodine reacts with thiosulfatine, it will turn into tetrathionate, और tetrathionate का फॉर्मूला होता है C4S4O62 नेगेटिव, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड आयंस में। Now we need to balance the equation and I believe put 2 here. Why? क्योंकि यहाँ सल्फर 4 है, यहाँ भी सल्फर 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। यहाँ चार्ज कितना है? 4 माइनस, और यहाँ चार्ज कितना है? 4 माइनस। ठीक है। सो टेक्निकली मैं इन दो इक्वेशंस को मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट, बहुत डिफरेंट इक्वेशंस हैं। सो बट यूज होगा इन दोनों इक्वेशंस का इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर। ठीक है। इक्वेशन हो गई। इक्वेशन के बाद एसिडिफिकेशन है हमारे पास। एसिडिफिकेशन में ऑब्वियसली एसिडिफिकेशन का एडवांटेज वही है जो हमने आपको आपके साथ शेयर किया था। बट अगर हम अब एसिडिफाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब KMnO4 तो है नहीं। लेकिन अब एसिडिफिकेशन के बजाय मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैं इस पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन तैयार करूं, राइट? ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओ माय गुडनेस, लेट मी टेक अनदर पेज। हम यहाँ ले लेते हैं जनाब, प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। ये एक डिफरेंट आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम क्या दे सकते हैं? हम सबसे पहला पॉइंट ये दे सकते हैं कि हम एक नोन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करें जिसमें ऑलरेडी कॉपर सल्फेट है।
add a small amount of potassium iodide into the conical flask containing कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद मैं जेंटली स्विल करूंगा इसको, जेंटली स्विल द फ्लास्क टू डिसॉल्व। जैसे डिसॉल्व करूंगा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और ब्राउन सोल्यूशन बनेगा। और अभी पीछे इक्वेशन में समझाई है मैंने बात आपको। ठीक है, उसके बाद मैं इसी में ऐड करूंगा H2SO4। एसिडिफिकेशन इस सोल्यूशन को बनाने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऐड 20 और 25 cm क्यूब of H2SO4 ensure an acidic environment। जो कि रिएक्शन को स्टेबलाइज करेगा और साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी लिख देते हैं, विच स्टेबलाइजेस द रिएक्शन एंड प्रिवेंट साइड रिएक्शंस। जाहिर सी बात है, जो आयोडीन है उसका ब्राउन कलर फॉर्म होता है। इस ब्राउन कलर को थोड़ा सा हल्का करने के लिए हम डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं ताकि हमें एंड पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर मिले। सो डाइल्यूट द सॉल्यूशन by adding 20 cm cube of distilled water to reduce the intensity of brown color। ओके, और जब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एंड पॉइंट की विजिबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। एंड इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ एंड पॉइंट। ओके, अब जाहिर सी बात है ये पूरा सोल्यूशन तैयार हो गया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब ब्यूरेट जो है वो सोडियम थायोसल्फेट से फिल की हुई है मैंने। अब मैं टाइट्रेशन करूंगा। अब टाइट्रेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, कॉनिकल फ्लास्क को व्हाइट टाइल पे रखूंगा अंडर द ब्यूरेट।
और याद रहे कि इस कॉनिकल फ्लास्क में कॉपर सल्फेट और आयोडीन दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल है, राइट। देन आफ्टर दैट सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट से ऐड करूंगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऐड सोडियम थायोसल्फेट from the burette into the conical flask and ensure swirling ताकि प्रॉपर मिक्स हो। ठीक है, जैसे ही ब्राउन कलर फेड होगा और उसकी जगह पे पेल येलो कलर आएगा, फौरन आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर आप स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हो, उससे पहले नहीं करते। As the brown color fades to pale yellow, then add starch indicator. मेक श्योर कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, और रीजन मैं पहले ही कह चुका हूं क्यों ऐसा जरूरी होता है। Then blue black color is formed. The solution becomes blue black color. अब आप सोडियम थायोसल्फेट से दोबारा टाइट्रेट करेंगे, और जब ये ब्लू ब्लैक कलर कलरलेस हो जाएगा तो टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप रोक देंगे टाइट्रेशन। ठीक है, सो कंटिन्यू एडिंग सोडियम थायोसल्फेट ड्रॉप बाय ड्रॉप until colorless solution is observed. ये कलरलेस सॉल्यूशन मैंने लिखा है, बट ये कलरलेस नहीं होता, ये थोड़ा सा मिल्की टाइप का होता है। until milky solution is observed and that's your end point। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस टू यू कि ये किस तरह से टाइट्रेशन होती है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपके पास फ्लास्क है, इस फ्लास्क में सोडियम थायोसल्फेट है, और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास कॉपर आइंस हैं और आयोडीन है। ठीक है, यहां पर कलर क्या नजर आएगा आपको टाइट्रेशन के बाद? पेल येलो कलर। ठीक है, यहां पर कलर क्या नजर आएगा स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने के बाद? ब्लू ब्लैक।
और यहां पर फाइनली क्या नजर आएगा? मिल्की सोल्यूशन, जिसको हम कलरलेस भी कह सकते हैं। सो टेक्निकली हो क्या रहा है? माय बैड, व्हाट्स गोइंग ऑन? टेक्निकली हो ये रहा है कि जब आप यहां से यहां जा रहे, ओह माय गुडनेस। ओके, सो अब टाइट्रेशन स्टार्ट किया आपने, टाइट्रेशन स्टार्टेड। ठीक है, जब टाइट्रेशन स्टार्ट होगी तो कलर क्या आ जाएगा? पेल ब्लू। इस पेल ब्लू कलर में आप 2 से 3 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर के ऐड कर रहे हैं। सो एडिंग स्टार्च, माय गुडनेस, नो स्पेस फॉर राइटिंग, माय गुडनेस माय गुडनेस माय गुडनेस। स्टार्च ऐड करें तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, और फिर दोबारा से टाइट्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू मिल्की सोल्यूशन या कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, तो जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ लिख दीजिए टाइट्रेशन फिनिश्ड। जब टाइट्रेशन फिनिश्ड हो जाएगी तो ऑब्वियसली मिल्की सोल्यूशन मिलेगा। दैट्स द होल सिनेरियो एक्चुअली, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ हो कि किस तरह से हम ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। टेबल्स को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग का जो टेबल है वो डिफरेंट होता है बहुत। जो टाइट्रेशन हमने इससे पहले रिकॉर्डिंग्स की हैं वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2 मरतबा एक तो आप टाइट्रेशन ये कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि ब्राउन सोल्यूशन भी आपने बनाया हुआ है आयोडीन का, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका क्राइटेरिया। तो हम अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, लेकिन जनरल आइडिया तो वही है कि अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं तो मुझे ये तो मिलना चाहिए। चले मैं ये लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स लिख देता हूँ। बट ये चेंज हो सकता है और होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये चार्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, इस चार्ट में चेंजेस आ सकती हैं। रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स के बाद हमारे पास है कैलकुलेशन, आई बिलीव ऐसा ही है। आई एम सॉरी, मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि जनाब फॉर्मेट सेम रहे। कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन में लगेगा थोड़ा सा टाइम। अच्छा जी, कैलकुलेशन में सबसे पहला काम हमारा मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिटरमिन करेंगे हम, क्योंकि हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है। मुझे याद नहीं है मैंने क्या कंसंट्रेशन ली थी, चलते हैं वापस ऑब्जेक्टिव पे। मैंने 0.1 and 25 लिया है मैंने। ओके, लॉट ऑफ 25 into 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 2.5 into 10⁻³ मोल्स। बात समझाने के लिए कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि थायोसल्फेट आयन और आयोडीन के दरमियान 2:1 का रेशियो है। अगर ये आपने 2.5 into 10⁻³ लिया है, तो मोल्स ऑफ आयोडीन यहां से कितने हो जाएंगे? ओके, लेट मी चेक द इक्वेशन। ये देखो इक्वेशन जरूरी है। ये 2 मोल है और ये 1 मोल है ना? मैंने तो सही रखा है, तो मैंने कितने मोल्स कैलकुलेट किए हैं? डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 1.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। सही है। अब जाहिर सी बात है, थर्ड स्टेप में चलते हैं।
कॉपर आयंस और आयोडीन के दरमियान रेशो है 2:1। अगर आपने 1.25 इंटू 10⁻³ मोल्स किया है तो मोल्स ऑफ कॉपर आयंस कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये वापस 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो एक बात आपको क्लिक हो गई कि जो भी आपने मोल्स कैलकुलेट किए थे सोडियम थायोसल्फेट के, एग्जैक्टली वही मोल्स किसके हो जाएंगे? डायरेक्टली कॉपर आयंस के। तो आपको ये दो स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। सही है। कॉपर आयंस के मोल्स आ गए। लास्ट स्टेज, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। मैंने जो कॉपर आयंस लिए थे वो आई थिंक 25 cm³ में लिए थे, 20 cm³ में लिए थे। सो 20 cm³ of copper ions contain 2.5 into 10⁻³ moles। कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 cm³ से कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20। सो concentration of copper ions, everybody, we are getting 0.125 mole per dm cube। okay, that's the answer, that was the plan जो कि हमने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। ऑब्वियसली अब हमारे पास है हेल्थ हैजर्ड एंड सेफ्टी हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहली बात, कॉपर सल्फेट आइज इरिटेशन और स्किन इरिटेशन जो है वो कॉज करता है, causes eye and skin irritation, eye and skin irritation। इसमें दूसरा है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम थायोसल्फेट। इन दोनों की नेचर ऑलमोस्ट सेम ही होती है, नेचर इन अ वे हैजर्ड्स के हिसाब से। ठीक है। causes irritation with prolonged exposure। स्टार्च है आपके पास, नो हैजर्ड, नो हैजर्डस, बस फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है इसको। रीजन बता चुका हूँ आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H2SO4 क्रोसिव होता है, डैमेजेस स्किन एंड आई। इससे पहले जो हमने H2SO4 यूज किया था रिडॉक्स टाइट्रेशन में, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि क्रोसिव तो होता है तो इट डैमेजेस स्किन एंड आई। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको लैब कोट वेयर करना चाहिए, आपको गॉगल्स या सेफ्टी गॉगल्स वेयर करने चाहिए, आपको नाइट्राइल ग्लव्स वेयर करने चाहिए।
जिसको आप केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी कहते हैं। ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपकी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के वो हो गए सारे। और स्विल की एडवांटेज वो अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, तो हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहां पर। या oops, ये आ गया। ठीक है, so that's the end of titrations. I hope it makes sense to you. Thank you very much everyone.